बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाजिर। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा माली फायदा हासिल करने वाला सियासतदान कौन है और हुकूमत रोजे बख्शवाने गई थी और नमाजें गले उनके पड़ गई, वो मामला क्या है। जनरल बाजवा ने अपना सारा मलबा किसके जुमे डालने की कोशिश की है और अब उनका स्पोक्समैन कौन है। बन्नू के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं उसकी वजह क्या है और इमरान खान क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान कौन है, वो खानदान कौन है जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा माली फायदे हासिल किए और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, जो आज भी मौजूद है कम ताकत के साथ। उसके पास ताकत भी नहीं, बहुत कम ताकत है, लेकिन वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी खानदान है जिसने सबसे ज्यादा फायदे हासिल किए। पाकिस्तान में दो ही बड़े खानदान है, एक शरीफ खानदान है और एक जरदारी खानदान। भट्टो खानदान तो खत्म हो गया, पीछे जरदारी खानदान ही बचा। ये दो खानदान हैं जो हुकूमत में रहे हैं और इन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं, इन्होंने मुकदमात भी सहे हैं, इनके ऊपर एलिगेशन भी लगे हैं, इन्होंने माफियां भी मांगी हैं, ये जेलों के अंदर भी रहे हैं, इनके लोग शहीद भी हुए हैं। इनके बकौल कि वो शहीद भी हुए हैं। पूरा का पूरा भट्टो खानदान चला गया, फिर जाके आसफ अली जरदारी को हुकूमत मिली और उसने 5 साल हुकूमत की। शरीफ खानदान की पूरी तारीख आपके सामने है, उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। हर दफा उनको जेलों में डाला गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, वो जला वतन हुए, खा अपनी मर्जी से ही क्यों ना हो, लेकिन हुए। वो पाकिस्तान से भागे, पाकिस्तान के बाहर रहे, फिर पाकिस्तान के अंदर आए और उन्होंने हुकूमत हासिल की। ये सारा कुछ सियासी कीमत थी, माली मुफाद की, जो उन्होंने अदा की। लेकिन एक खानदान ऐसा है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहा और उसने माल भी कमाया। सिर्फ 10 सीटें, इससे पहले 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 सीटें मैक्सिमम उनके पास हैं और वो सबसे ज्यादा फायदे में रहे, वो है शरीफ खानदान का साथी, पुराना साथी चौधरी खानदान। पंजाब के चौधरी वो खानदान है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, सियासत में रहते हुए सबसे ज्यादा माली फायदा हासिल किया। कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन वो वजीर अजम भी बने, वो डिप्टी वजीर अजम भी बने और 2 दफा वो वजीर आला पंजाब बन चुके हैं। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और 2 दफा उसका वजीर आला बना एक बहुत बड़ा एहसास है। इससे पहले शहबाज शरीफ ऐसा कारनामा अंजाम दे चुके हैं जो कि परवेज इलाही के हिस्से में आया। तो क्या है, सिर्फ 2, 3, 4, 5, 6, 10 सीटों की बुनियाद के ऊपर इतना माली फायदा हासिल करना कमाल नहीं है। इनसे बड़ा कोई सियासतदान हो सकता है? लोग एवं ही कहते हैं कि आसफ अली जरदारी सियासत का बावा है, ऐसा नहीं है। अख्तर लावा, आसफ अली जरदारी बावा नहीं, ऐसा नहीं है। ये परवेज इलाही हैं जो इसको सियासत का बावा बने हुए हैं, जो फायदा हासिल कर रहे हैं। देखिए किस तरह उन्होंने अपनी पूरी गेम प्लान की है। जब उन्हें लगा कि वो इमरान खान की जरूरत बन चुके हैं, तब उन्होंने अपना पत्ता फेंका, चौधरी शुजात के साथ अपने रिलेशन दोबारा बिल्ड करने का पत्ता फेंका, उनके साथ नमाजें पढ़नी शुरू कर दी। जुमे के नमाजें चौधरी शुजात के साथ पढ़नी शुरू कर दी। चौधरी शुजात ने बयान दिया कि हमारे रिलेशन ठीक हो चुके हैं, हम बहुत बेहतर हो चुके हैं। फिर चौधरी शुजात के बेटे सालक हुसैन लंदन चले गए, वो शहबाज शरीफ को बड़े भाई नवाज शरीफ से मिले, मामला तय किए, बहुत सारी चीजें उन्होंने तय की। तासर ये दिया कि चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान का साथ छोड़ सकते हैं। इमरान खान को परेशान किया उन्होंने, इमरान खान को प्रेशर में लाने की कोशिश की और फिर जब लगा कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं, तब वो इमरान खान के पास चले गए कि खान साहब हम तो आपके साथ हैं। इंटरव्यूज दिए कि खान साहब तो मासूम आदमी हैं, इनको तो कुछ पता नहीं है, इनके साथ के लोगों ने इन्हें नुकसान पहुंचाया है, इनको तो खुद कुछ पता नहीं, बहुत मासूम है, ईमानदार है। परवेज इलाही साहब ने कहा कि इनसे बड़ा लीडर पाकिस्तान को कोई नहीं मिल सकता, पाकिस्तानियों इनकी कदर करो। यानी बाप बेटा कमाल का खेल रहे थे। अगर एक तल्ख बात करता था तो दूसरी हलवा लगी, मक्खन लगी बात जो है वो इमरान खान के पास जाकर करता था। इमरान खान पसीज जाते थे कि यार ये खानदान मेरे साथ ही है। इस दफा भी उन्होंने बहुत अच्छी सियासत खेली, इमरान खान के साथ बैठे, बिल्कुल साथ बैठे, मुतमिन बैठे और तकरीर करने के बाद जिसमें इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को सो कॉल्ड जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, परवेज इलाही ने बाजवा साहब को बातें करने के बाद, सुनने के बाद वो इमरान खान के पास मौजूद रहे, मुस्कुराते रहे, लतीफेबाजी होती रही, हंसते रहे, 1 घंटा वहां उनके पास रहे और इसके बाद वो गए एयरवे जो कि प्रो पीटीआई चैनल है और उनके वो 2 सहाफी, खबर गुमान साहब जो प्रो पीटीआई सहाफी हैं और बाबा पीटीआई जो हैं, उनके साथ इंटरव्यू प्लान किया। पूरी चीजें उन्होंने प्लान की, जाके एयरवे के साथ मैसेज देना था। मकसद क्या था कि मैसेज देना, जैसा कि उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि हमने खान साहब से कहा कि खान साहब हमें बताओ तो सही, आप हमें दोगे क्या? तो खान साहब खामोश रहे। यार को कमेटी शमेटी बना दो,
लेकिन खान साहब फिर भी खामोश रहे। उन्होंने पहले ज़राए ये बताते हैं कि 50 सीटें मांगी, फिर वो 40 पे आए, फिर वो 30 पे आ गए, लेकिन खान साहब खामोश रहे। तो उन्होंने इंटरव्यू प्लान किया और इंटरव्यू में उन्होंने खान साहब के खिलाफ बहुत सारी बातें की। जैसे ये इंटरव्यू ऑन एयर हुआ, बल्कि उससे पहले ही मोहम्मद सलाही बाप की सफाई देने के लिए जमान पार्क में पहुंचे, मामला सेट किए। तब खान साहब को एहसास हुआ कि परवेज इलाही का उनके पास मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा सियासत के लिहाज से परवेज इलाही का उनके पास रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खान साहब ने जो परवेज इलाही की ख्वाहिश थी, एक कमेटी बना दी है जिसके सरबराह शाह महमूद कुरैशी हैं और फवाद चौधरी और परवेज खटक, दो बंदे जो हैं वो उसमें शामिल हैं। मुज़ाकरात होंगे, उम्मीद तो यही है, शनीद यही है कि जुमे तक ये कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी, क्योंकि जुमे को खान साहब ने वो समरी फॉरवर्ड करनी है, गवर्नर को भेजनी है। तो जुमे तक ये समरी जो है वो फॉरवर्ड होनी है, उससे पहले मुज़ाकरात हो जाएंगे, सीटें तय हो जाएंगी। 30 सीटों का कहा है चौधरी परवेज इलाही ने कि मुझे दे दें, और फवाद चौधरी ने कहा कि अगर वो सीटें जो नून लीग के पास जानी है वो अगर काफ लीग के पास चली जाएं तो हमें क्या होगा? हमें फ़ायदा ही है। काफ लीग हमारी इत्तेहादी है, तो हमें फ़ायदा है। यानी परवेज इलाही की मुकम्मल जीत। परवेज इलाही ने बहुत कमाल खेला है मेरे ख्याल में। एक कमाल की इनिंग, एक कमाल का स्ट्रोक है परवेज इलाही का, वो जीत चुके हैं। अब इन सारी सिचुएशन को जो नून लीग है वो बहुत करीब से देख रही है, क्योंकि जरदारी साहब निकल चुके हैं, उनके बेटे जो चश्मो चिराग हैं वो अमेरिका के अंदर अपनी सेटिंग कर रहे हैं। तो नून लीग को अपनी पड़ी हुई है, वो परेशान है, क्योंकि साहब इक़्तिदार लोगों की तरफ से भी उन्हें ये इशारे मिल रहे हैं कि मामला आपके कंट्रोल में नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज आज गिर चुकी है, 40 जो है उससे भी नीचे आ चुकी है स्टॉक एक्सचेंज। तो बड़े मसाइल हैं उनके पास। तो आज सागदार दोबारा तरले करने जो है, मिन्नतें कर ले हैं जो है, सुप्रीम कमांडर जो आरिफ अलवी साहब है उनके पास गए कि सर बादशाह साहब बहादुर से, खान साहब से हमें बचा लो, बात को समझा लो, खान साहब नहीं समझ रहे। हम बहुत कुछ गंवा चुके हैं इन 8 माह में, लेकिन खान साहब जो है वो सब कुछ ख़त्म करने पर तैयार बैठे हुए हैं, तो उनको रोको। लेकिन मामला तय नहीं होंगे, खान साहब फैसला कर चुके हैं। तो खान साहब इनसे बेहतर सियासत कर रहे हैं। ये अब तरलों पे ऊपर आए हुए हैं, क्योंकि साहब इक़्तिदार लोगों ने कहा है कि जो भी करना है आपने अपने आप के ऊपर ही करना है। और हुकूमत जो है वो दोबारा फंस चुकी है एक और इशू के अंदर। तोशाखाना का केस जो है उन्होंने इमरान खान के ऊपर डाला, एक प्लान किया, 2 माह की कैंपेन चलाई, 2 अरब रुपया दिया, जियो ने पूरी एक कैंपेन चलाई, तोशाखाना से घड़ी घड़ी का शोर मचा। अब वो घड़ी घड़ी में जियो भी काबू आ चुका है, क्योंकि इमरान खान यूएई में, अमेरिका में, लंदन में उनके खिलाफ अदालतों में जा चुके हैं, वो फंस चुके हैं। अब तो वो घड़ी का जिक्र नहीं करते, लेकिन हुकूमत भी काबू में आ चुकी है। आज अजहर सदीक साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी कि जो 1947 से तोशाखाना के जो तहाइफ आते रहे हैं वो अवाम के सामने पब्लिक किए जाएं। तो वहाँ वफाकी हुकूमत का जो करदार था वो बहुत हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा ना ना ना, ये नहीं हो सकता, ये तो सीक्रेट एक्ट है, ये कैसे हम बता सकते हैं पब्लिक को? ये तो सिर्फ हम इमरान खान के बारे में ही बता सकते हैं। बाकी हमारे नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इनके बारे में हम कैसे पब्लिक को बता सकते हैं? कौन कौन सी ये BMW लेकर जा चुके हैं, कौन कौन से हीरे जोहरात के सेट ये लेकर जा चुके हैं, कौन कौन से तहाइफ लेकर जा चुके हैं, मुफ्त में माले गनीमत में लेकर जा चुके हैं, हम वो नहीं बता सकते, पॉसिबल नहीं है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत सख्त फैसला किया। उन्होंने कहा जी आप लेकर आए लिस्टें, फिर हम देखेंगे कि सीक्रेट एक्ट की पाबंदी कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी। आप जाएं, शाबाश, जल्दी जल्दी 1947 से लेकर अभी तक की तमाम डिटेल लेकर आए, फिर हम फैसला करेंगे कि इसका क्या करना है। 16 जनवरी डेट दी है, यानी रोजे बख्शवाने गए थे, नमाजें गले पड़ गई। अब परेशानी पड़ गई है कि अब शरीफ खानदान, इब्ने शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, इब्ने जरदारी खानदान के लोग, जो तहाइफ हैं, जो BMW हैं, जो सेट हैं, जो जेवरात हैं, वो बाहर आएंगे। तब 14 तबक रोशन हो गए। खान साहब का 3 साल का दौर है, उसमें घड़ी घड़ी का शोर मचाया हुआ है। तो इनका जो 70 साल का दौर है वो जब बाहर आएगा तो लोगों की तो आंखें खुलनी है, इनकी अपनी आंखें खुल जाएंगी, तब पता चलेगा कि मामला क्या है। अब बाजवा साहब, क्योंकि खान साहब अपनी स्ट्रेटजी सारी चेंज कर चुके हैं, वो एंटी अमेरिका से बाजवा साहब की मिट्टी पलीत करने के ऊपर आ चुके हैं। हर मीटिंग में वो बाजवा साहब को चंगा रगड़ा लगाते हैं। आज भी उनकी 2 मीटिंग्स हुई, लोकल मीडिया के साथ, इंटरनेशनल मीडिया के साथ। उसमें भी उन्होंने यही कहा कि बाजवा साहब फसाद की जड़ थे, रजीम चेंज अगर किया तो बाजवा साहब नहीं किया, अच्छा साहब का निज़ाम अगर तबाह किया तो बाजवा साहब नहीं किया। आज भी उन्होंने ठका के जो है रगड़ा लगाया है बाजवा साहब को। तो बाजवा साहब बड़े परेशान हैं, 2 साल तो वो बोल नहीं सकते। जितना वो गुमनामी में रहने की ख्वाहिश रखते थे, उतना ही जो है इमरान खान उनको बदनामी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इससे वो बहुत परेशान है।
पहले उन्होंने मंसूर अली खान को कुछ जाती बातें बताई, फिर उन्होंने जो है वो कामरान शाहद को कुछ जाती बातें बताई। अब उन्होंने अंसार अब्बासी को ढूंढा है कि यार तू ही कुछ कर ले, मेरे तो हालात तो बहुत खराब हो चुके हैं। तो अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी आज लिख डाली है, उसमें उन्होंने कहा है कि बाजवा साहब ने कहा है, यानी वो उस वक्त मुल्क के आर्मी चीफ थे और ये बात ये कह रहे हैं कि करीबी जरा ने बताया, यानी बाजवा साहब ने खुद ही बताया है। अब वो क्या कहें कि यार मैं खुद टीवी के ऊपर आकर बताऊं, तो उन्होंने कहा है बहुत करीबी जराए ने अंसार अब्बासी साहब को बताया है। अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि मैं तो बेबस था, एहतसाब के मामले में मैं बेबस था। अब साहब लगाएं, 6 साल मुल्क का आर्मी चीफ बेबस होता है एक जनरल के मुकाबले में। जनरल फैज का नाम ले दिया कि शहजाद अकबर और जनरल फैज ने सारा एहतसाब का मामला कंट्रोल किया हुआ था, मैं बेबस। ये है इनकी हालत। ओ यार अगर नहीं लड़ाई होती तो खान साहब से सुलह कर लो यार, मामला सेट कर लो। आपने ये रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों किया था? खान साहब इनको उस जगह पर लेकर आ चुके हैं जहां इनके पास भागने की अब कोई राह नहीं है। खान साहब सियासत सीख चुके हैं, इन्हीं से सियासत सीख कर वो इन्हीं के ऊपर लगा रहे हैं। मामला बहुत खराब जा रहे हैं, लेकिन खान साहब के हाथ में लगता यही। आने वाले दिन बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं। नजर रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे, आपको आसानियां तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।